जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? यस, कुछ एविडेंस लॉ जैसा होता है, सुना है? ऑल राइट, सो आई एम योर मेंटोर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट आई एम नॉट योर टीचर. टीचर अज्यूम करता है कि स्टूडेंट को कुछ नहीं आता, ठीक है. मेंटोर को पता होता है कि स्टूडेंट को कुछ तो आता है, मेंटी को कुछ तो आता है, और उसी के ऊपर हमें डेवलप करना है, ठीक है. जो आपको बेसिक्स पता हैं लॉ के, आई विश कि आप पार्टिसिपेट करें. हमारे जो भी डिस्कशंस होंगे उसमें आप क्वेश्चंस पूछें. जहाँ पे भी प्रॉब्लम है मुझे रोकें और बोलें कि मैम ये समझ नहीं आया. जहाँ पर भी लगता है कि ये कॉन्सेप्ट लिखने की ज़रूरत है तो मुझे बोलेंगे कि मैम ये हमें डिक्टेट करवा दीजिए, राइट. सो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने लॉ ऑफ एविडेंस थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा. जब आपने कॉलेज में गए होंगे तो पढ़ा होगा लॉ ऑफ एविडेंस क्या होता है, उसका बेसिक फंडामेंटल क्या होता है. तो बस उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमें डेवलप करना है, आपको अपना कंसेप्चुअल क्लैरिटी रिफाइन करना है, और उन्हीं में से आपको आंसर लिखना सीखना है, ठीक है. अब जुडिशरी के लिए आंसर राइटिंग बिल्कुल अलग होगी, राइट. तो लॉ ऑफ एविडेंस में से जब हम बात करते हैं तो थियरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. थियरी बेस्ड क्वेश्चंस में आपके प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं. तो आपको उस तरीके से पढ़ना होगा कि जो नया लॉ ऑफ एविडेंस है वो हम क्यों लेकर के आ रहे हैं, लॉ ऑफ एविडेंस का मीनिंग क्या होता है, बेसिक, राइट. तो सारे फंडामेंटल्स में से भी प्रीलिम्स में से कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट. ऑल राइट, थैंक यू अर्शद. सो हम पढ़ने जा रहे हैं कि लॉ ऑफ एविडेंस का बेसिक क्या होता है, एविडेंस क्या होता है. पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है ये वर्ड एविडेंस अपने आप में क्या डिनोट करता है. एविडेंस इज समथिंग दैट इज गिवन टू प्रूव द ट्रूथ ऑफ एनी मैटर, राइट. आप जब किसी भी बात की, किसी भी मैटर केस की सच्चाई को प्रूव करना चाहते हैं तो आप क्या प्रेजेंट करते हैं, एविडेंस प्रेजेंट करते हैं. और जो आप प्रेजेंट कर रही हैं ट्रूथ को फाइंड करने के लिए, उसी को गवर्न करने वाली लॉ को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एविडेंस कहते हैं. सो अ लॉ विच गवर्न्स द प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंसेस बिफोर द कोर्ट्स इज नोन एज द लॉ ऑफ एविडेंस. अब आपके सामने बेसिक सवाल ये आता है कि क्या लॉ ऑफ एविडेंस सब्सटैंटिव लॉ है या फिर प्रोसीजरल लॉ है. यस, वेदर लॉ ऑफ एविडेंस इज सब्सटैंटिव और वेदर इट्स अ प्रोसीजरल लॉ. तो आप लोगों को बेसिक मीनिंग पता है कि सब्सटैंटिव क्या होता है, व्हाट इज अ सब्सटैंटिव लॉ. इट्स ओके, यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है. नेगेटिव मार्किंग तो डीजेस में होगी. तो प्रोसीजरल लॉ और सब्सटैंटिव लॉ होते क्या हैं, जब तक हमें ये नहीं पता है तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे, बताइए. सीआरपीसी एंड आईपीसी. आईपीसी इज नॉट प्रोसीजरल. सीपीसी ओके गुड. लेकिन हम बात कर रहे हैं सब्सटैंटिव की, तो इसका मतलब है कुछ ऐसा जो सब्सटेंस बता रहा है. ये वर्ड सब्सटैंटिव कहाँ से आ रहा है, सब्सटेंस से आ रहा है. मान लीजिए एक लॉ सब्सटेंस बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाए जाते हैं. एक लॉ सब्सटेंस बता रहा है कि क्राइम में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या एसेंशियल्स हैं, जब आपने कमिट कर दिए तो एक क्राइम बन जाएगा. तो सब्सटेंस बताने वाले लॉज जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि बीएनएस जो कि पुराना आपका आईपीसी था, राइट, एटसेट्रा, बहुत सारे हैं. और जब हम प्रोसीजरल की बात करते हैं तो वो हमें बता रहा है कि प्रोसीजर क्या है, जो पर्टिकुलर सब्सटैंटिव लॉज बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का प्रोसीजर क्या है. व्हाट इज द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीजर फॉर द सब्सटैंटिव लॉज, और वो हमें पता चलता है सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या फिर बीएनएसएस जिसे हम कहते हैं उससे, राइट. एंड अदर्स ऑल्सो, स्पेशल लॉज में खुद का प्रोसीजर खुद गिवन होता है, राइट. तो यहाँ पर हाँ ये भी कह सकते हैं, वेरी गुड अंशिका, कि राइट्स और लाइबिलिटीज डिटरमाइन हो रहे हैं पार्टीज के कॉन्ट्रैक्ट से, बीएनएस से, और यहाँ पर प्रोसीजर डिटरमाइन हो रहा है इनका जो ऊपर दिए गए हैं सब्सटैंटिव लॉज. तो एविडेंस के अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट इज एविडेंस, लॉ ऑफ एविडेंस इज ए सब्सटैंटिव लॉ, बी प्रोसीजरल लॉ, सी बोथ, डी नन ऑफ द अबव, या फिर एक और नया ऑप्शन ऐड कर दिया जाए एडजेक्टिव लॉ का. यस,
हैव यू हर्ड ऑफ द टर्म एडजेक्टिव लॉ? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, जो किसी चीज की विशेषता बताए, वो लॉज। एडजेक्टिव लॉज की ये खासियत है कि ये सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल दोनों ही लॉज के मेथड, दोनों ही लॉज की मेथडोलॉजी, प्रेजेंटेशन ऑफ प्लीडिंग्स, ऑपरेशनलाइजेशन की बात करता है। दोनों लॉज की मेथडोलॉजी, कि इन लॉज को मेथड में कैसे उतारा जाए, तो इनकी मेथडोलॉजी के बारे में बात करता है। और बात करता है किसके बारे में? ऑपरेशनलाइजेशन के बारे में, यानी कि इनका ऑपरेशन जो रियल लाइफ में हो रहा है वो कैसे होगा। रियल लाइफ में यानी कि कोर्ट में, प्रैक्टिकल पार्लांस में इनको ऑपरेट कैसे करवाना है। ठीक है, अब बताइए एविडेंस लॉ कौन सा लॉ है? एडजेक्टिव लॉ है, राइट। तो एविडेंस लॉ को हमेशा एडजेक्टिव लॉ की कैटेगरी में डाला जाता है, क्योंकि एविडेंस के कुछ फीचर्स ऐसे मिलेंगे आपको जो प्रोसीजरल की तरफ इशारा करते हैं, एंड अदर फीचर्स आर सिमिलर टू सब्सटैंटिव लॉज। फॉर एग्जाम्पल, रूल ऑफ एस्टॉपल गिवन है एविडेंस लॉ में। एस्टॉपल का मीनिंग क्या है? एस्टॉपल का मीनिंग ये है कि किसी ने कोई स्टेटमेंट कह दिया तो वो लेटर ऑन उस स्टेटमेंट से पीछे नहीं हट सकता। दैट पर्सन विल बी बाउंड बाय दैट स्टेटमेंट if some liability has been undertaken on the basis of that statement. अब ये बात तो हमें सब्सटैंटिव की तरफ इशारा कर रही है, ये एक तरीके का राइट है एस्टॉपल में जो मिल रहा है दूसरी पार्टी को। और बात करें कन्फेशन की, तो कहा जा रहा है कि ऐसा कोई भी कन्फेशन जो पुलिस ऑफिसर के सामने लिया जा रहा है वो क्या नहीं है? वैलिड कन्फेशन नहीं है। लेकिन अगर पुलिस की कस्टडी में मजिस्ट्रेट के सामने लिया जा रहा है तो वो कन्फेशन वैलिड है। तो ये कहीं ना कहीं हमें प्रोसीजर भी बता रहे हैं, राइट। तो यहां पर बात हो रही है मेथडोलॉजी, ऑपरेशनलाइजेशन, सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल दोनों की, इसलिए ये क्या है? एडजेक्टिव लॉ कहलाता है। ठीक है, अब आपके पास में एक क्वेश्चन आता है लेक्स लोसाई और लेक्स फोरी का। लेक्स लोसाई यानी कि लैटिन टर्म है, लेक्स फोरी, लेक्स का मतलब क्या होता है लैटिन में? लॉ। लोसाई का मतलब क्या होता है? ये है लॉ ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द लैंड। एंड व्हेन वी से लैंड वी मीन कंट्री, वी मीन स्टेट। जो इंटरनेशनल लॉ में लैंड का मीनिंग है वो क्या है? यहाँ पे बात हो रही है स्टेट, नेशन। तो जिस भी कंट्री का लॉ है वो लॉ उसका लॉ ऑफ द लैंड कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है लेक्स फोरी की। लेक्स फोरी यानी कि लॉ ऑफ द फोरम। फोरम, फोरम क्या होता है? कभी सुना है आप लोगों ने? कंज्यूमर फोरम जाएंगे लोग कहते हैं ना। फोरम क्यों कहते हैं? फोरम एक ऐसी जगह है जहां लोग अपनी बात रखते हैं, वेयर पीपल कम एंड वेयर दे टेल देयर पॉइंट ऑफ व्यू, वेयर डिस्कशंस हैपन। फोरम का इंग्लिश मीनिंग जो है उसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं, किसको डिनोट करने के लिए? कोर्ट ऑफ लॉ को डिनोट करने के लिए। ठीक है, ये ऐसी लॉ है जो फोरम यानी कि कोर्ट पे अप्लाई होती है, और ये ऐसी लॉ है जो पूरे नेशन में अप्लाई होती है, राइट। इसमें आप डाल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें आप डाल सकते हैं आईपीसी। और जब बात करते हैं लेक्स फोरी की, लॉ ऑफ द फोरम की, तो बात हो रही है किसकी? बात हो रही है एविडेंस लॉ की। कोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल है, कोर्ट अपना प्रोसीजर कैसे चलाएगा? सीआरपीसी, बीएनएसएस कोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल है। तो अब अगर क्वेश्चन आए कि एविडेंस लॉ क्या है, लेक्स फोरी है, लेक्स लोसाई है, तो क्या कहेंगे? लेक्स फोरी है। फोरम में क्या होना चाहिए, किस तरह ऑपरेट करना चाहिए, ये सारी बातें हमें कौन बताता है? लेक्स फोरी बताता है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि यहां पर इंडिया में जो बातें हो रही हैं उनके लिए इंडिया का लेक्स फोरी अप्लाई करेगा? 3 रीजंस है। हमारे यहाँ पे एक्ट हो रहा है, सब्जेक्ट मैटर अराइज हो रहा है। मान लीजिए कोई क्राइम हुआ, क्राइम कहाँ पे हुआ? इंडिया में हुआ। ठीक, दूसरी बात, रेमेडी जो मांगी जा रही है वो कहाँ मांगी जा रही है? इंडिया में मांगी जा रही है। आप चाह रहे हैं पनिशमेंट मिले, पेनल्टी मिले, कहाँ मिले? इंडिया में मिले। तीसरी बात, वो कोर्ट जो ये सारा मैटर ट्राई करेगा वो कहाँ बैठता है? कोर्ट सिट्स इन अगेन इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ? कि इंडिया का लेक्स फोरी अप्लाई करेगा,
राइट जो एक्ट है, सब्जेक्ट मैटर है, वो कहाँ कंडक्ट हुआ है? इंडिया में कंडक्ट हुआ है। और उसके लिए रेमेडी कहाँ मांगी जा रही है? इंडिया में मांगी जा रही है। और कोर्ट जो इस पूरे मैटर को ट्राई करेगा वो कहाँ बैठता है? इंडिया में बैठता है। इसलिए लेक्स फोरी कहाँ का अप्लाई होगा? इंडिया का अप्लाई होगा, यानी कि लॉ ऑफ एविडेंस ऑफ इंडिया विल बी अप्लाइड इन केसेस हैपनिंग इन इंडिया। ऑल राइट, ओके। अब यहां से आगे चलते हैं तो हमारे पास में आता है BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ऑल राइट, अब हमने पहले का इंडियन एविडेंस एक्ट जो है 1872 का पढ़ा है या थोड़ा बहुत देखा है, समझा है, जानते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत क्या थी नया एक्ट लाने की? ये सबसे पहला क्वेश्चन निकल करके आएगा, मेंस में भी आ सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। वाई BSA? जब हमने इंडियन एविडेंस एक्ट को इतने साल चलाया तो हमें BSA की क्या ज़रूरत पड़ी? राइट, अब वाई BSA का जवाब जो है वो पार्लियामेंटेरियंस खुद देते हैं। ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, आपका जो बेयर एक्ट होता है ना, कोई भी पब्लिकेशन है उनका बेयर एक्ट आप देखेंगे तो बेयर एक्ट में जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, सबसे पहला इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको दिया होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ। ये सेक्शन 1 शुरू होने से पहले वाला जो पेज है ये आपको हर एक लॉ में पढ़ने की आदत डालनी है आपसे। शायद कॉलेज टाइम में नहीं पढ़ा हो, अब इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें से आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी समझ में आती है, निकल करके आती है। यहाँ पर बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ एविडेंस लॉ की, उसमें शायद ये बता रहे हैं कि एविडेंस लॉ स्टीफन ने बनाया और एविडेंस लॉ बना करके इतने सालों तक हमने उसको ड्राफ्ट में रखा, पहला ड्राफ्ट आया, दूसरा ड्राफ्ट आया, फिर फाइनली 1872 में अप्लाई किया, राइट। फिर आपको ये बता रहे हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जरूरत क्यों पड़ी, और ये बात स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में बताई जाती है। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, ये किसी ऑथर का लिखा हुआ नहीं होता है, बेयर एक्ट के पब्लिशर का लिखा हुआ नहीं होता है, ये पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ है, वही बात एज इट इज ऑफिशियल गजेट में आती है। तो जब अमित शाह जी ने इस पर्टिकुलर एक्ट को पार्लियामेंट में लाया, इंट्रोड्यूस किया, तो इन्होंने बताया कि क्या रीजंस हैं कि हमें BSA की ज़रूरत है। इन्होंने बहुत सारे रीजंस दिए हैं, उनको हम कंसाइज फॉर्म में कंबाइन करके समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन ये है, ये क्लेम किया गया है कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ में प्रॉपरली जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से इट इज फॉलिंग शॉर्ट यानी कुछ लैक कर रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात करें तो आप बात करते हैं इंटरनेट की, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है एविडेंशियरी वैल्यू, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की, इंटरनेट बेस्ड एविडेंसेस कैसे लिए जाएंगे, इन सारी बातों से जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो प्रॉपरली डील नहीं कर पा रहा है। इन्होंने ये पहली बात, पहला रीजन दिया। दूसरा रीजन इन्होंने दिया है कि जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक अपीयरेंस की, तो कहा जा रहा है कि इंडिया में इतना स्टिग्मा है विटनेसेस के प्रेजेंट होने के रिगार्डिंग के अराउंड। अगर कोई पर्सन विटनेस बना करके कोर्ट में पेश किया जाए और उसे 2-3 बार बुलाया जाए तो लोग कहेंगे पता नहीं इसने क्या किया है कि इसको बार बार कोर्ट आना पड़ता है, राइट। तो इसलिए नए लॉ में इन्होंने ये फीचर डाला है कि अब लोग इलेक्ट्रॉनिकली अपीयर हो सकते हैं, जिसे हम VC कहते हैं, वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो उसमें इन्होंने कुछ स्टेक होल्डर्स को अलाउ किया है कि विटनेसेस, विक्टिम्स, अक्यूज्ड पर्सन्स, एक्सपर्ट्स, ये सभी लोग कैसे अपीयर हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिकली। अब इनका दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट ही इनका क्या है? टेस्टिमनी है इनकी। तो इसका मतलब ये एक नया प्रोविजन है जो कि अच्छी बात है। अब बात की जा रही है नेक्स्ट में, इन्होंने कहा है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस का जो वेट है वो एग्जैक्टली सेम होगा एज अदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। अब तक हमने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को बहुत बाइंड करके रखा है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में किसी तरह का कोई टैंपरिंग नहीं होना चाहिए, ये बातें हमें पता है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को टैंपर करना भी आसान है, कंप्यूटर बेस्ड सोर्स से बनाए जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि लेकिन इनकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की तरह वैल्यू होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मोस्टली चीज़ें क्या हो गई हैं? डिजिटल हो गई हैं। कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट के फॉर्म में अवेलेबल ही नहीं है,
तो आप कैसे प्रूव करेंगे? इसलिए कहा जा रहा है इनको वो सेम वेट दिया जाए जो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को दिया जाता है इंडिया में। अब इसी में इन्होंने एक वर्ड यूज किया है बार बार, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स, ये फ्रेज जो है हर जगह बार बार यूज किया गया है, बट ये डिफाइन नहीं किया है एविडेंस एक्ट में। इसका मीनिंग ये लोग बोरो कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से, राइट? उसके बारे में हम देखेंगे अभी कि इसका मीनिंग क्या है। तो ये इन्होंने तीसरा रीजन बताया। चौथा रीजन इन्होंने बताया सेकेंडरी एविडेंस का स्कोप एक्सपैंड करना है। सेकेंडरी एविडेंस का क्या करना है? स्कोप बढ़ाना है। ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल नहीं होता। प्राइमरी एविडेंस क्या होता है? शॉर्ट में समझते हैं कि प्राइमरी एविडेंस वो एविडेंस होता है जो डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल इटसेल्फ कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, मान लीजिए कि आपने 10th स्टैंडर्ड का अपना जो सर्टिफिकेट है पास होने का वो खुद ओरिजिनल कोर्ट में प्रोड्यूस किया, तो वो प्राइमरी एविडेंस है। अब मान लीजिए कि आपका 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट खो गया है, तो उसकी आपने सर्टिफाइड कॉपी, जेरोक्स कॉपी जिसमें सर्टिफिकेट है कि ये आपने बोर्ड से निकलवाई है और ये ट्रू कॉपी है, वो आपने प्रोड्यूस की, तो वो क्या हो गई? सेकेंडरी एविडेंस हो गई। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है तो प्राइमरी है, वो प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा तो सेकेंडरी है। अब सेकेंडरी एविडेंस जब प्रोड्यूस किया जाता है तो ऐसे ही नहीं हम जाकर के कोर्ट से कह देंगे कि अब आप इसको ले लीजिए, एडमिट कर लीजिए। तब हमें क्या करना पड़ता है? रीजन देना पड़ता है कि हम प्राइमरी एविडेंस क्यों नहीं दे पा रहे हैं। और पुराने एक्ट में बहुत कम रीजंस गिवन थे, उसका स्कोप बहुत लिमिटेड था। पुराने एक्ट के सेक्शन 65 को अगर आप देखते तो आप देखते कि कितने कम सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिनमें उन्होंने सेकेंडरी एविडेंस लेना अलाउ किया हुआ है, राइट? तो यहाँ पर सेकेंडरी एविडेंसेस का स्कोप एक्सपैंड करने के लिए इन्होंने कहा है। अब इसमें क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा केसेस जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हम प्राइमरी एविडेंस का वेट नहीं करते रहेंगे सालों साल। अगर सेकेंडरी आएगा तो तुरंत मामला सलटाया जा सकता है, निपटाया जा सकता है। यही तो कहते हैं मामलों का निपटारा, हिंदी में निस्तारण केसेस का। हिंदी पे भी काम करना पड़ेगा आप लोगों को अपनी। यस, लास्ट स्लाइड। हिंदी पे काम करना पड़ेगा सबको, ठीक है? तो ये तो 4 बातें हो गई। और एक और बात इन्होंने फाइनली कही, इंटरेस्टिंग बात, वो इन्होंने ये कही कि हमें ज़रूरत है सर्टिफिकेशन की, यूनिफॉर्म रूल्स बनाने हमें एविडेंस के लिए। कोर्ट अपनी मर्जी से कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को बाहर निकाल देता है और कभी कभी एडमिट कर लेता है, तो हमें ज़रूरत है सर्टिफिकेशन की, जिससे क्या आए? यूनिफॉर्मिटी आए रूल्स में, यूनिफॉर्मिटी इन रूल्स ऑफ एविडेंस। अब इन्होंने ये सर्टिफिकेट ऐड किया है शेड्यूल में। जो आप शेड्यूल देखेंगे बीएनएस का, उन्होंने एक शेड्यूल डाला है, वो पहले नहीं था बीएसए में। शेड्यूल में इन्होंने डाला है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो भी प्रोड्यूस किया जा रहा है उसमें हमने कोई टैम्परिंग नहीं की है, वो हमने यहाँ से लिया है, इसका सोर्स ये है, आई एम द सो एंड सो पर्सन हु इज गिविंग दिस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। उस पर्सन का एफिडेविट, उसका वेरिफिकेशन, उसका साइन होता है इसमें। अब इसमें प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? इन अ रीसेंट केस मैंने ये विटनेस किया कि ये प्रैक्टिकली कैसे इसको कर रहे हैं। सर्टिफिकेट जैसे ही आप पुलिस स्टेशन में अपना कोई भी एविडेंस देंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए, मान लीजिए आपने एक पेन ड्राइव दिया, तो पुलिस वाले ही आपसे ये सर्टिफिकेट भरवा करके इस पे साइन करवा लेंगे। अब ये लोग शेड्यूल डाल रहे हैं, शेड्यूल में इन्होंने ये सर्टिफिकेट दे दिया है, ये सबके लिए सेम है। मैंने साइन किया कि ये पेन ड्राइव मैंने दिया है, आपने किया कि ये आपने दिया है और इसकी वैलिडिटी है, इसके साथ कोई टैम्परिंग नहीं हुई है। जैसे ही आपने ये सर्टिफिकेट साइन कर दिया, कोर्ट इस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एडमिट कर लेगा, ठीक है? एडमिट कर लेगा। अब आगे जाकर के अगर दूसरी पार्टी ये कहती है कि इन्होंने इस एविडेंस के साथ टैम्परिंग की है, तो फिर आपके ऊपर फॉल्स एविडेंस का लग सकता है चार्ज कि आपने फॉल्स एविडेंस प्रेजेंट किया है, राइट? तो इसलिए ये यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने के लिए भी इस एक्ट को लाया गया है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अब आगे जाकर के हम पूरा का पूरा जो डिफरेंस है, जो बेसिस है, वो चेक करेंगे प्रियम्बल के बेसिस पे। इन दोनों एक्ट्स के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो इनके प्रियम्बल से ही पता चल जाता है, ठीक? प्रियम्बल क्या होता है आप कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल तो बहुत क्लियरली गिवन है। कहीं कहीं पे प्रियम्बल को लॉन्ग टाइटल के नाम से जाना जाता है। लॉन्ग टाइटल सुना है आप लोगों ने? ये जो बेयर एक्ट में बड़ा बड़ा आपका टाइटल लिखा होता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसके नीचे इटैलिक्स में कुछ छोटी छोटी बात लिखी होती है। इटैलिक्स में जो बात लिखी होती है वही बात प्रियम्बल या फिर लॉन्ग टाइटल कहलाती है,
जो लोग आरजेएस के एस्पिरेंट्स हैं उन्हें बता दें कि ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का पार्ट है, ये अलग सब्जेक्ट है, आरजेएस वालों को पढ़ना पड़ेगा कि एक एक्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है, राइट। तो प्रियम्बल जो है, इंटरेस्टिंगली इंडियन एविडेंस एक्ट का क्या कहता है वो देखते हैं, फिर उसको कंपेयर करेंगे बीएसए के साथ में। इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रियम्बल ये कहता है कि इट इज अ लॉ टू डिफाइन, कंसोलिडेट एंड प्रोवाइड फॉर, define, consolidate and provide for law relating to evidence, law relating to evidence, that is it। उनका प्रियम्बल बस इतना ही कहता है, ठीक है। और यहां पे बीएससी का प्रियम्बल कहता है इट इज अ लॉ टू कंसोलिडेट, कंसोलिडेट एंड प्रोवाइड फॉर general rules, general rules relating to evidences for fair trial। क्या डिफरेंस है? फॉर फेयर ट्रायल मेजर डिफरेंस है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्होंने बस डिफाइन, कंसोलिडेट एंड प्रोवाइड किया है। लेकिन बीएसए में फर्क पड़ रहा है, वो कह रहे हैं कि हमने कंसोलिडेट किए हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज हैं एविडेंस के उनको, और जहाँ पे चीज़ें नहीं प्रोवाइडेड थी वहाँ पे हमने नई चीज़ें प्रोवाइड भी की हैं, और ये हमने जनरल रूल्स बनाए हैं एविडेंस के, यानी कि यूनिफॉर्म रूल्स बनाए हैं। और इसका एम यानी कि गोल क्या है? फेयर ट्रायल, राइट। तो ये फेयर ट्रायल वर्ड कभी यूज नहीं किया गया है अब से पहले, और अब यूज किया जा रहा है। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव है हमारे नए लॉ में, पुराने लॉ में कोई ऑब्जेक्टिव, कोई एम था ही नहीं, ठीक। ऑल राइट, चलिए अब यहां से आगे चलते हैं। आप लोगों ने कई बार ये क्वेश्चन सुना होगा प्रीलिम्स में या फिर मेंस में, थियरी बेस्ड क्वेश्चन में, क्या कोई लॉ एग्जॉस्टिव है या नहीं। तो वही क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ आता है, whether BSA is exhaustive or not। क्या BSA exhaustive law है या BSA exhaustive law नहीं है। तो पहले तो ये बताइए कि आप लोगों में से कितने लोग ये जानते हैं कि exhaustive क्या होता है। What is exhaustive? नहीं, कभी नहीं सुना। exhaustive का मतलब बच्चे होता है, yes, very good Anshika, something that is complete in itself, complete in itself। कोई ऐसा लॉ जिसे किसी दूसरे लॉ के सहारे की जरूरत नहीं है। एक सब्जेक्ट मैटर अगर क्राइम के साथ डील कर रहा है वो लॉ, तो वो क्राइम के बारे में सारी बातें अगर बता रहा है तो वो लॉ क्या है? एग्जॉस्टिव इन इटसेल्फ है, राइट। अगर कोई लॉ एविडेंस के बारे में बात कर रहा है और एविडेंस से रिलेटेड सारी बातें वहीं पे लिखी हुई हैं, हमें किसी दूसरे लॉ का सपोर्ट नहीं लेना पड़ रहा है, तभी हम ये कह पाएंगे कि वो लॉ कैसा है? एग्जॉस्टिव है। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम बीएसए के लिए ये कह सकते हैं कि बीएसए एग्जॉस्टिव है? नहीं, नो, बीएसए इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लॉ। पर सिर्फ नो कह देने से कभी भी आंसर कंप्लीट नहीं होता है। अब आपको लॉजिक देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा हर चीज का, ठीक है। यहाँ पे रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन तो ये है कि एक्ट में, खुद एक्ट का जो सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज है, उसका सबसेक्शन 2 सेक्शन 2(2) ये कहता है कि जो डेफिनेशंस, वर्ड्स और एक्सप्रेशंस हमने बीएसए में यूज किए हैं बट डिफाइन नहीं किए हैं, the words and expressions that we have used in BSA but not defined in BSA, उनका मीनिंग कहाँ से लिया जाएगा? उनका मीनिंग ये लोग ले रहे हैं 3 डिफरेंट लॉज से। पहला ले रहे हैं BNS से, दूसरा ले रहे हैं BNSS से यानी कि CRPC और IPC, और तीसरा ले रहे हैं उसका मीनिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, IT एक्ट 2000 से, राइट। तो ये खुद ही कह रहे हैं कि हम बोरो करेंगे, हमने पूरे मीनिंग्स नहीं दिए हैं, वी विल बोरो, राइट। दूसरा रीजन, तो पहला तो ये रीजन हो गया कि ये एग्जॉस्टिव नहीं है। दूसरा रीजन ये है, यस बेटा आई कैन अंडरस्टैंड, अगर आप पहले ईयर के स्टूडेंट हैं तो ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन उसमें भी
कुछ डिफिकल्टी इतनी नहीं आनी चाहिए क्योंकि हम सिर्फ फंडामेंटल समझ रहे हैं, बेसिक समझ रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आप सब लोग अलग अलग ईयर से, अलग अलग सेमेस्टर से हैं, कुछ लोग कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ तक आई होप क्लियर है आप सबको कि ये कह रहे हैं कि हम बीएनएस से, बीएनएसएस से और आईटी एक्ट से मीनिंग लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स, जिसकी हमने अभी बात की थी, ये फ्रेज कहीं पे भी एक्सप्लेन्ड नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स। इसका मीनिंग ना तो आपको बीएनएस में मिलेगा, ना बीएसए में मिलेगा, ना ही बीएनएसएस में मिलेगा। इसका मीनिंग ये आईटी एक्ट के सेक्शन 2 से ले रहे हैं, 2(1) क्लॉज टी। 2(1)T में बात की गई है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है। Subscribe for more content.